नमस्कार साथियों। ਅੱਜ मैं आपके सामने पंजाबी व्याकरण का पूरा निचोड़ लैके हाज़र होया। इक्को वीडियो के अंदर आप पूरी पंजाबी व्याकरण का निचोड़ देखांगे तो प्रश्न वाइज देखने की कोशिश करांगे। तो ये कोशिश होएगी कि कंपीटीशन के अंदर पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन है जोड़ा वो आप इसके अंदर फिलअप करिए। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि पंजाबी व्याकरण के जो इसके अंदर टॉपिक लाए गए हैं खास तौर पर उन्होंने अंदर साथियों पंजाबी व्याकरण आ जाता है। पंजाबी व्याकरण के अंदर धुनीबोध साथियों, ये धुनीबोध पढ़ना, इसनों धुनीबोध लिया गया है, शब्दबोध लिया गया है, वाकबोध तो अर्थबोध, यानी कंप्लीट पंजाबी व्याकरण असी कह सकते हैं। हुण मैं ये दसना चाहांगा कि ये किहड़े विद्यार्थियों के लिए है, वो किहड़े स्टूडेंट ने जिहड़े एग्जाम की आल पंजाब एग्जाम यानी पंजाब का कोई भी कंपीटीशन एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो जिसके अंदर पंजाबी व्याकरण पूछी जा रही है, उन्होंने सब के लिए ये वीडियो है। इस तो अलावा रीट PS टैट सी टैट के पंजाबी लैंगुएज के तौर पर पंजाबी जी व्याकरण है ये बहुत वड्डा काम करने वाली है, आपको एक डोज देने वाली है। इस तो अलावा मास्टर कैडर तो ETT वाले खास तौर पर मास्टर कैडर तो ETT वाले जो स्टूडेंट ने वो जरूर इस वीडियो में देखण, क्योंकि आपकी इक्को वीडियो के अंदर कंप्लीट पंजाबी व्याकरण होने वाली है। इत्थे आपको व्याकरण तो पंजाबी व्याकरण तो संबंधित हर एक क्वेश्चन है जोड़ा वो कवर किया जाएगा। जेकर तुसी पंजाबी व्याकरण के बारे कुछ जानकारी रखते हो तो इस वीडियो को देख लेना, तुहाडा पूरा रिवीजन पंजाबी व्याकरण का हो जाएगा। एक्सट्रा तो तुहानू पंजाबी व्याकरण फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पेगी। इस तो अलावा साथियों PPSC तो UPSC के जेकर तुसी पंजाबी सबजैक्ट के एग्जाम तो रिलेटेड हो तो भी ये पंजाबी व्याकरण तुहाडे काम आने वाली है। इस तो अलावा होर कोई एग्जाम ने जिवें पटवारी SI पुलिस वगैरह वगैरह तो उन्होंने लिए भी तुसी पंजाबी व्याकरण के तौर पर इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। तो साथियों ये पंजाबी व्याकरण का जोड़ा वीडियो लैके आ रहा आप सब के लिए है जो पंजाब या फिर पंजाबी के एग्जाम के अंदर व्याकरण के टॉपिक तो रिलेटेड थोड़े एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है तो उसनों ये कवर करेगा वीडियो। तो आओ साथियों शुरू करते हैं पंजाबी व्याकरण। आप सब तो पहले जो क्वेश्चन वाइज साथियों इसनों देखने की कोशिश करांगे तो क्वेश्चन वाइज देखते हाँ तो पंजाबी व्याकरण के अंदर अपने को आ जाता है। सब तो पहले क्वेश्चन है पंजाबी विच शुद्ध व्यंजन होंदे हन। साथियों इत्थे नोटिस करने वाली गल है कि इन्हें ये गल कही कि शुद्ध व्यंजन होंदे हन, इन्हें ये नहीं कहा कि व्यंजन होंदे हन, शुद्ध व्यंजन होंदे हन। तो साथियों शुद्ध व्यंजनों की गिनती अपने कोल 29 आ जाती है। जेकर पंजाबी दे अगर आप वर्णों की गल करिए जिन्हों आप 35 कह दें तो वह 35 है, वर्ण 35 है अपने को। तो जेकर आप पूरे वर्ण जोड़े नवीन वर्ग में मिला के गल करिए तो वह अपने को आ जाते हैं 41 आ जाते हैं। फिर इस तो बाद इन्हों का जोड़ा विभाजन है वो वक्-वक् वर्डिंग के अकॉर्डिंग, जिमें कि शुद्ध व्यंजन के तौर पर आप 29 व्यंजन ने जोड़े वो देखते हैं। व्यंजन ने साथियों इसके अंदर स्वर इनकलूड नहीं है, ये गल नोटिस कर लेना। फिर उस तो बाद आप जेकर देखते हैं दूजा प्रश्न आ जाता है पंजाबी विच शुद्ध स्वर होंदे ने। तो साथियों शुद्ध स्वर होंदे ने जिहड़े उन्हां दी गिनती 10 है, यानी शुद्ध व्यंजन ने जिहड़े वो 29 है तो शुद्ध स्वर ने जिहड़े अपने कोले वो 10 ने। ये गल याद रखने वाली है। तो जेकर तुसी पंजाबी व्याकरण पढ़ी है तो रिवीजन के तौर पर देख रहे हो तो तुहानू ये चीज़ का पहले ही पता होएगा कि पंजाबी की शुद्ध स्वरां की गिनती कितनी है। फिर इस तो बाद अपने को साथियों प्रश्न आ गया पंजाबी की टकसाली भाषा किहड़ी है। बहुत वधिया क्वेश्चन है, पंजाबी की टकसाली भाषा। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि टकसाली भाषा है जिहड़ी साडी पंजाबी की वो माझी मनी गई है, क्योंकि माझी जिहड़ी साडी बोली है ये पंजाब दे पुरातन पंजाब दे विचाले दी केंद्री दे इलाके दी मझ दे इलाके दी बोली सी। बाद दे अंदर ऐसे बोली नूं असीं प्रवीणता दिंदे होए ऐसे बोली नूं पंजाबी दी टकसाली या फिर केंद्री बोली के तौर पर असीं मान लिया। यानी अजकल साडे कोल पंजाबी की जिहड़ी टकसाली बोली का मान हासिल है वो साडी माझी उप बोली नूं है। फिर अपने को प्रश्न आ गया पंजाबी के होठी व्यंजन किहड़े हन। धुनीबोध के अंदरों लिया गया ये प्रश्न है पंजाबी के होठी व्यंजन, यानी होठ की मदद नाल उचारे जाने वाले व्यंजन किहड़े ने। साथियों बहुत ही सरल है, जो तुहाडे होठ की मदद दे नाल बोले जा रहे होण वो व्यंजन होठी होणगे, जिवें कि पै, फै, बै, भै ते मैं। ये 5 व्यंजन ने जिहड़े इन्हां नूं आपां धुनीबोध के अंदर होठी व्यंजन के तौर पर देखते हैं। तो ये अपने को
ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ने। फिर अपने को प्रश्न आ गया साथियों, पंजाबी के डकवें व्यंजना की गिनती कितनी है। तो साथियों डकवें व्यंजना की गिनती अपने को 15 आ जाती है। डकवें व्यंजन किन्ने ने? 15 ने। मैं इत्थे दसना चाहांगा कि जेकर तुसी डकवें व्यंजन की हुंदे ने, होठी व्यंजन की हुंदे ने, जे इन्हां चीज़ों के बारे तुसी जानकारी नहीं रखते तो ऐसे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके तुसी पंजाबी व्याकरण के धुनी बोध वाले एक टॉपिक ने उन्होंने देख लेना। ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक चीज़ समझ के अंदर आ जाएगी कि डकवा व्यंजन किहड़ा है, होठी व्यंजन किहड़ा है, या फिर व्यंजन स्वर किहड़े ने। पूरा विस्तृत वीडियो आपको उत्थे मिल जाएगा। तो इत्थे आपां इस पंजाबी व्याकरण के अंदर रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पर आप देखेंगे कि डकवें व्यंजनों की गिनती जी अपने को आ जाती है वो 15 आ जाती है। फिर प्रश्न है बिंदी की है। तो साथियों बिंदी की है तो लग है या लगाखर है? तो ये साथियों लगाखर है। बिंदी की है? लगाखर है। क्योंकि इत्थे मैं दसना चाहांगा कि लगा दे नाल ही लगन वाले चिन्ह होंदे ने जिहड़े वो लगाखर अखवाउंदे ने। जेकर लग लगी हुई है तो उहदे नाल फिर आ रहे ने, जिवें ये मुक्ता है, कै आ गया, इसनूं ए वाली लग लग गई यानी कन्ना लग गया। कन्ना लगन तो बाद इस दे नाल बिंदी होर लग गई, लगाखर के तौर पर बिंदी लग गई, तो ये बन गया पूरा शब्द जिहड़ा बन गया वो साथियों बन गया कां। तो जिहड़ी आ बिंदी है ये लगाखर के तौर पर जानी जाती है, यानी बिंदी की जानी जाती है, बिंदी की है वो एक लगाखर है। फिर अपने को प्रश्न आ गया इस तो बाद पंजाबी दी किस उपभाषा विच सुर है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रश्न ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल सरल ਜਿਹੜੇ प्रश्न ने उन्होंने उम्मीद छड़ देनी चाहिए है। प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं? पंजाबी की किस उपभाषा विच, इत्थे नोट करने वाली गल है कि किस उपभाषा विच सुर है। तो साथियों उपभाषा के अंदर सुरां की गल आ जाए तो पंजाबी की पुआधी जिहड़ी पूर्व के अध की जिहड़ी उपबोली है उस दे अंदर सुर है, यानी पुआधी के अंदर सानू सुर देखने को मिलता है। फिर अपने को इस तो बाद 8 नंबर आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखांगे आप, पंजाबी वाक की तरतीब। बहुत बार पूछा गया साथियों ये प्रश्न। पंजाबी वाक की तरतीब बहुत सरल है। करता, कर्म, क्रिया। जिवें एक वाक लैण की कोशिश करांगे आप कि मैं किताब पढ़दा हाँ, या फिर हरप्रीत किताब पढ़ता है। तो इस दे अंदर मैं जो पड़नाम के तौर पर आ गया, तो किताब आ गया जिहड़ा हा उसका कर्म आ गया, तो पढ़ना है जिहड़ी उसकी क्रिया आ गई। मैं किताब पढ़दा हाँ, इस तरीके नाल आपां इसनूं देख सकते हाँ। फिर अगे पढ़दा हाँ, तो इस तरीके नाल आपां देख सकते हैं साथियों। करता, कर्म, क्रिया ये पंजाबी वाक की तरतीब है। इस अनुसार पंजाबी वाक ने जिहड़े वो बनते नहीं, करता, कर्म, क्रिया। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है। फिर इस तो बाद अपने को जो प्रश्न देखना है आप साथियों वो आ गया 9 नंबर प्रश्न देखना है। हुण आपां पंजाबी की किस उपभाषा विच सुर है। पुआधी ये आप ऊपर देख के आ चुके हाँ, ये प्रश्न दोबारा तो रिपीट हो गया। फिर अपने को जो प्रश्न आ जाएगा 10 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा विच सब तो पहला आउंदा है। ऊपर जेकर आ वाला प्रश्न तुसी ध्यान नाल समझिया है तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। पंजाबी भाषा विच सब तो पहला आउंदा है, पंजाबी वाक विच इसनूं कर लेना साथियों। पंजाबी भाषा दे वाक विच, पंजाबी भाषा दे वाक विच सब तो पहला आउंदा है करता। पंजाबी भाषा दे वाक विच सब तो पहला की आएगा? करता आएगा। फिर अपने को 11 नंबर प्रश्न आता, पंजाबी की खै धुनी है। पंजाबी की खै धुनी है ये अघोष महाप्राण धुनी है। देखो साथियों ये चीज़ा जो धुनी बोध ये टॉपिक ने ये अंदरों हर एग्जाम के अंदर प्रश्न कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं दसना चाहांगा कि जेकर तुसी इसके बारे बेसिक जानकारी नहीं रखते तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके पंजाबी व्याकरण वाले भाग के अंदर तुहानू धुनी बोध वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 13 नंबर तक ये वीडियो मिलने वाले नहीं, जिन्हों के अंदर ये एक एक चीज़ बरीकी के नाल समझाई हुई है। जाके तुसी देख लेना
समझा जाएगा। तो पंजाबी की खै धुनी अघोष महाप्राण धुनिया के अंदर आ जांदियां ने। फिर अपने को इस तो बाद 12 नंबर प्रश्न आ गया साथियों, जो आप देखना है, किहड़ा शब्द पंजाबी विच संबंधक श्रेणी का मैंबर नहीं है। किहड़ा शब्द पंजाबी विच संबंधक श्रेणी का मैंबर नहीं, भावें लिख दिता। इस प्रश्न का वैसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि अपने को जे 4 विकल्प होंगे तो फिर ये करना ज़्यादा ठीक समझा जाता है प्रश्न, क्योंकि विकल्प नहीं है तो उत्तों नहीं इसने कह दिता। फिर आप 13 नंबर देखांगे, पंजाबी भाषा की जन्मदाती है। देखो ये पंजाबी भाषा की जन्मदाती, ये बारे जी चर्चा है साथियों, ये भी आपको चैनल के उपर वीडियो मिलेगा। ये एक कर्मबद्ध असी जन्मदाती पंजाबी भाषा दियाँ कर्म के अंदर पहुँच के सानू पंजाबी भाषा मिली है। ये नहीं कि इक्के सानू कोई आया तो पंजाबी भाषा देख के चलिया गया, ऐसा नहीं होया। कर्म एक सिक्वेंस के अंदर समय समय अनुसार तब्दीली हो के भाषा जी आई, उस दे अनुसार साड़ी पंजाबी भाषा प्राप्त हुई है। पर साड़ी पंजाबी भाषा ने होर बहुत सारिया भाषावां ने जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा सोर्स कहिए असी, उन्हां दा खजाना कहिए, उसनों अपने अंदर समाउण की समर्था रखी है। तो वही जे गल करिए तो असी वो सिंधी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत खास तौर पर जानिया जांदियां ने। पर ज़्यादातर जिहड़े विकल्प के तौर पर जे प्रश्न आवे तो संस्कृत उसके अंदर राइट किया जाएगा। पर एक लड़ीबद्धता दे नाल पंजाबी भाषा सानू प्राप्त हुई है, सीधी संस्कृत तो भी नहीं कह सकते असी। फिर इस तो बाद 14 नंबर अपने को पंजाबी का पहला व्याकरण लिखा है विलियम कैरी ने। विलियम कैरी ने पंजाबी का 19वीं सदी के पहले आधे अंदर विलियम कैरी ने पंजाबी का पहला व्याकरण लिखा सी। तो इस तरीके के जोड़े व्याकरण तो संबंधित प्रश्न ने वो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। फिर इस तो बाद आ गया अपने को प्रश्न नंबर 15, किस उपभाषा में रह धुनी का लोप नहीं हुंदा। किस उपभाषा में रह धुनी का लोप नहीं हुंदा। तो इत्थे उपभाषा कह रहा है, तो साथियों जिहड़ी माझी है वो अंदर रह धुनी है जिहड़ी उसका लोप नहीं हुंदा, ये गल नोट करने वाली है। फिर इस तो बाद अपने को जो आ जाता है 16 नंबर आप प्रश्न देखना है, कई वाकां विच है जां सी इकल्ला शब्द की किरिया का रूप हुंदा है, उसनूं कहा जाता है। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। कई वाकां दे अंदर है जां फिर सी, ये दोनों के अंदरों इकल्ला शब्द ही किरिया का रूप हुंदा है, यानी किरिया का काम करता है। तो उन्होंने आपां की कहने आ, संसर्गी किरिया कहनी है। उसनूं किहड़ी किरिया कहा जाता है, संसर्गी किरिया कहा जाता है। यानी जो है जां सी कल्ले आके ही किरिया का काम करन तो उन्होंने संसर्गी किरिया कहांगे आपां। फिर इस तो बाद अपने को आ गया वो साडा घर है, वाक विच ओ दा कारज है। इत्थे पूछा गया जिहड़ा वो शब्द आ रहा है वो वाक के अंदर उसका कारज की है, तो वह है साथियों ये पड़नाम है। तो पड़नाम के अंदर निश्चयवाचक पड़नाम है, निश्चयवाचक पड़नाम के तौर पर यह आया है। ओ यानी सामने दिखाई दे रहा है, निश्चित हो रहा है, यानी यकीनी तौर पर इसनूं कहा जा सकता है कि वह साडा घर है। इस तो बाद अपने को 18 नंबर प्रश्न आ गया साथियों, महाकाव्य विच घट तो घट किन्ने सर्ग हुंदे हन। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, महाकाव्य विच घट तो घट किन्ने सर्ग हुंदे हन। तो ये साथियों 8 सर्ग हुंदे ने। महाकाव्य विच घट तो घट 8 सर्ग हुंदे ने। नोट कर लेना, इदां दे प्रश्न ही परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। फिर 19 नंबर आ गया, बनतर अनुसार वाक दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने। बनतर अनुसार वाक दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने। वाक बोध का टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, जिथे तुहानूं वाक बनाउण दा ढंग ते वाक के प्रकार दसे हुए ने। तो साथियों बनतर के अनुसार जो आप गल करते हैं तो सानूं वाक दीयां 4 किस्मां मिल जांदियां ने। बनतर के आधार पर वाक दीयां किन्नियां किस्मां ने, वो 4 ने साथियों। फिर इस तो बाद अपने को जो प्रश्न आ जाता है, किस संस्था वालों पंजाबी साहित्य का विधा मूलक इतिहास तैयार किया गया। वो किहड़ी संस्था है जिसने पंजाबी साहित्य का विधा मूलक इतिहास
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ जो एक ऐसी संस्था है जो पंजाबी के लिए काम करती है, उसने पंजाबी साहित्य के विधा मुल्क जोड़ा इतिहास है उसनों तैयार किया है। फिर इस तो बाद साथियों अपने को जो प्रश्न आ गया वो 21 नंबर प्रश्न आ जाता है, गुरमुखी लिपि विच हुंदा है, गुरमुखी लिपि विच हुंदा है। तो साथियों गुरमुखी लिपि विच धुनी लई वखरा चिन्ह, यानी गुरमुखी लिपि विच की हुंदा है, धुनी दे लई आपां वखरा चिन्ह लिखते हाँ, यानी धुनी है जी उहदे लई वखरा चिन्ह ही लिखांगे, यानी जी आवाज़ है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, धुनी बोध के अंदर ये चीज़ समझाई हुई है। फिर इस तो बाद च अपने को 22 नंबर प्रश्न आ गया, गुरमुखी लिपि किस पुरातन लिपि तो उपजी है। तो ये गल पूछी जाए कि किस पुरातन लिपि तो उपजी है, तो वह आ जाता है साथियों ब्रह्मी तो। ये मन्निया जाता है कि ब्रह्मी जी पुरातन लिपि है उस तो निकल के ही गुरमुखी लिपि ने जन्म लिया। फिर इस तो बाद अपने को 23 नंबर प्रश्न, वो धरती जिस विच सोरा होवे, बहुते शब्दों की थां एक शब्द ही आ गया, वो धरती जिस विच सोरा होवे, तो ये हो गया कलर, यानी जिहड़ी जमीन सूरा हुंदा उत्थे जा जिहड़ियां वधेरे फसलां ने वो नहीं हुंदियां, जमीन नूं यह बंजर रूप के अंदर रखता है, उन्होंने आप कलर कहने हैं। काले जे रंग की मध्यम काले जे या फिर भूरे जे कलर की असी कहीए मिट्टी होंगी है, इन्हों आप कलर आखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो प्रश्न आ जाता है साथियों वो है 24 नंबर प्रश्न देखना है। हुण आपां इत्थे मैं दसना चाहांगा कि आप पंजाबी व्याकरण के रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो खास तौर पर पंजाब या पंजाबी के किसी भी एग्जाम के लिए जेकर तुसीं रिवीजन कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलना। 24 नंबर प्रश्न आ गया, पंजाबी साहित्य का मुढ़ कदों वजा। बहुत ही वधिया प्रश्न है, 8वीं 9वीं सदी तो। साथियों पंजाबी साहित्य का मुढ़ है जिहड़ा वो 8वीं 9वीं सदी तो वजा सी नाथ जोगियां दीयां कवितावां दे नाल, यानी जिहड़े पंजाबी दीयां पहलियां किरतां मन्नियां जांदियां ने वो नाथ जोगियां दीयां रचनावां ने, उन्हां दीयां कवितावां ने। फिर अपने को 25 नंबर प्रश्न आ गया, जो अखर पैर विच लिखे जान उन्होंने की कहते हैं, यानी ऐसे अखर जिन्होंने आप किसी होर अखर के पैरों के हेठ लिखते हैं उन्होंने साथियों दूत अखर कहा जाता है। किहड़े अखर कहा जाता, दूत अखर कहा जाता है, क्योंकि वो पैरों के अंदर लिखे जाते हैं तो दूरे वो जिस पैर अखर के पैर च लिखे जाते हैं वो दोनों अखरां की संयुक्त जी आवाज़ मिल के निकलती है। जिवें पढ़ाई शब्द हुंदा है, श्री शब्द हुंदा है, ठीक है, अन्ना इस तरीके दे नाल हाहा पैरां च लग जाता है। फिर अपने को 26 नंबर प्रश्न आ गया, सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई, अखान कदों वरत्या जाता है। सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई अखान कदों वरत्या जाता है। मैं अपने तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों लिए दसना चाहांगा कि इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपनों बहुत ही शब्दों की थां एक शब्द मुहावरे अखाण बहुत सारे मिलने वाले ने। चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके चैक कर लेना तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए तुहाडा रिवीजन बहुत जरूरी है, तो तुसीं उस दे नाल जुड़े रहना। ये नहीं कि हाँ जी व्याकरण तो मेरी पढ़ी हुई है सीखिया होया है, उसका रिवीजन भी जरूरी है। उदों तक रिवीजन जरूरी है जदों तक कामयाबी हासिल ना हो जाए। थोड़े थोड़े समय के बाद हर रोज़ नवा टॉपिक उठाओ, जिस दिन व्याकरण का नंबर आ जाए पूरी व्याकरण का रिवीजन कर दिओ। यही बस कामयाबी के सूत्र होंदे ने। ਤਾਂ ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ ਅਖਾਣ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, यानी कोई जान बुझ के बिना बुलाए ही हाजिर हो जाए, धक्के नाल दखल देवे, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मैं सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े ਦੀ ਤਾਈ। फिर अपने को 27 नंबर प्रश्न आ गया, पैरी बिंदी वाले अखर मिला के गुरमुखी वर्णमाला ਵਿੱਚ इस वेले कुल किन्ने अखर ने। इस तो रिलेटेड आप शुरू के अंदर 2 प्रश्न देख के आए सी, व्यंजन शुद्ध व्यंजन ते शुद्ध स्वर। शुद्ध पूछा सी उत्थे 29 शुद्ध व्यंजन ते 10 शुद्ध स्वर पूछे सी, पर इत्थे पूरे पूछे गए कि गुरमुखी वर्णमाला के अंदर पैरी बिंदी वाले भी
ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 41 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 41 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 41 ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 28 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। 35 ਅੱਖਰੀ यानी किसी कविता ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਸ ਤੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੀਰਫੀ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 52 ਅੱਖਰੀ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਵੀ ਰੂਪ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 35 ਅੱਖਰੀ, ਸੀਰਫੀ, 52 ਅੱਖਰੀ, ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਹੈ 29 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 29 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਰਥ ਸੇਮ ਰਹੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਜਗ यानी ਉੱਜੜ यानी ਸਖਣਾ ਤੇ ਸਰਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਚੇਤ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਰਲ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। यानी ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੂਬਹੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 31 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 32 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ ਨਾਮ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਮ ਨਾਮ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਵਸਤੂ ਨਾਮ, ਇਕੱਠ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥੇ ਕਾਰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਕ ਸਾਥੀਓ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8। ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ 34 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦੰਤਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਦੰਤਕ ਨੇ ਸਾਥੀਓ ਉਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਦੰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 35 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ 36 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 36 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੜਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਥੀਓ 6। ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ 37 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ 38 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਖਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਖਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀਓ 3 ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਖਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ
वो 39 नंबर प्रश्न आ गया जो आप देखना है। 39 नंबर जो अपने को प्रश्न है 39, हा हा रा रा वा वा यानी है रै वै ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਵਾ ਸਵਰ। ਸਵਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਡੋਗਰੀ। ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਓ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਹੈ, ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਫਿਰ 42 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਅਖੰਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਅਖੰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖੰਡੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 43 ਨੰਬਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਊ ਐ ਈ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਊ ਐ ਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 44 ਨੰਬਰ, ਪੁਆਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਥੀਓ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਅੱਧ ਯਾਨੀ ਪੁਆਧੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ 46 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਲੋਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਲੋਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 4 ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਰਲੋਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 47 ਨੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 48 ਨੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 49 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਅਤੇ
औ लिखते हाँ। ये दो ने जिहड़े इन्हां नूं आपां संयुक्त स्वर के तौर पर लिखते हाँ। फिर इस तो बाद 50 नंबर आ गया, एक मच्छी सारा जल गंदा कर दिंदी है या फिर सारे तलाअ नूं गंदा कर दिंदी है, इहदा की मतलब है। तो ये साथियों इहदा मतलब हो गया कि एक आदमी की भैड़ी करतूत है जिहड़ी वो दूजिਆਂ ते भी पै जाती है। यानी जेकर एक आदमी के जिहड़े लक्षण ने वो ठीक नहीं, या फिर ये कहिए कि एक आदमी है जिहड़ा वो भैड़े कारजां 'ਚ लिप्त है, तो वो अपने साथियों को भी उसके अंदर इनवॉल्व कर दिंदा या उन्होंने दे उपर भी वो अपना प्रभाव पाउंदा है। ये गल असीं कह सकते हैं। यानी सारा मुहल्ला फिर वो इलाका ही ये बजेगा कि ये लोग सारे ही जिहड़े सही कारज नहीं गलत कारज करते नहीं, ਉਹਦੇ अंदर उसके ਜਿਹੜੇ सही साथी ने वो भी लोग शामिल कर लेते हैं। फिर 51 नंबर आ जाता, पंजाबी की किहड़ी उपभाषा विच व्यंजन लोप ते व्यंजन आराम की रुचि मिलती है, वो माझी के अंदर मिलती है साथियों। इदां दे प्रश्न ने खास तौर पर जिहड़े नैट मास्टर कैडर या फिर उन्होंने अंदर पूछे जाते हैं। UPSC का जे पंजाबी का कंटैक्ट कर रहे हो तुसीं एग्जाम उसके लिए पूछे जाते हैं। यानी पंजाबी की वो उपभाषा जिस विच व्यंजन लोप ते व्यंजन आराम की रुचि मिलती है, वो अपनी है माझी। माझी के अंदर ये चीज़ आपां नूं मिलती है। फिर इस तो बाद आ जाता है आपां इस तो बाद जो देखना है 52 नंबर प्रश्न अपने को आ जाता है। जो 52 नंबर प्रश्न है, इन्हां विचों किहड़ी पुआधी की सहायक क्रिया नहीं, तो पुआधी की सहायक क्रिया सी नहीं है साथियों। ये अगर है वाला प्रश्न होंदा तो ज़्यादा ठीक सी, फिर ज़्यादा वधेरे समझा सकता सी। 53 नंबर देखेंगे, एक कर्मक क्रिया है जिस विच करता तो होवे पर कर्म ना होवे, यानी अकर्मक यानी कर्म तो बिना, सहकर्मक यानी कर्म सहित। तो यानी अकर्मक केड़ी है, यानी जिस विच कर्म नहीं है, यानी जिस विच करता तो है पर उस करता का कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक होगी। फिर 54 नंबर, सहकर्मक क्रिया होंदी है, सहकर्मक यानी कर्म सहित, यानी इस जिस विच क्रिया का करता तो है तो नाल ही नाल उसका कर्म भी शामिल है, यानी कर्म सहित। यानी करता तो होएगा, करता तो बिना तो वाक नहीं बनेगा, पर कईयां दे अंदर कर्म हुंदा है, कईयां दे अंदर नहीं। जदों कर्म होवे तो कर्म सहित यानी सकर्मक, तो जदों कर्म ना होवे तो अकर्मक यानी कर्म रहित, ये असीं कह सकते हैं। बहुत ही सरल है, याद रखने के तरीके ने ये, जिस दे नाल असीं समझ सकते हैं। फिर अपने को 55 नंबर प्रश्न आ जाता साथियों, जो देखना है आपां, मलवई विच वै धुनी का उचारण किया जाता है। मलवई विच, तो साथियों मलवई के अंदर वै धुनी है जिहड़ी वो वै के अंदर बदल जाती है, उसनूं वै नूं असीं वै बना के पढ़ते हैं। जिवें वट्टा, उसनूं असीं मलवई च पढ़ांगे वट्टा, इस तरीके नाल। जिवें वाल, तो उसनूं पढ़ांगे असीं वाल, इस तरीके नाल। ये वै धुनी है जिहड़ी वो वै के अंदर बदल जाती है। फिर 56 नंबर प्रश्न देखांगे, पंजाबी विच किस दी वरतों समय बल दिता जाता है। पंजाबी विच किस दी वरतों समय बल दिता जाता है। बहुत ही सरल है, तो अद्धक समय बल दे के असीं बोलते हाँ। अद्धक है जिहड़ा वो बल का काम करता है। पंजाबी के अंदर जिहड़ा अद्धक आ जाता है वो बल का काम करता है। फिर इस तो बाद अपने को 57 नंबर प्रश्न आ गया, संसार में सब तो पहला किहड़ी लिपि पैदा हुई। तो इस दे अंदर साथियों जो लिपियां का इतिहास पढ़ते हाँ, तो वो अंदर आ जाता संकेत लिपि। सब तो पहले संकेतों के नाल, इशारियां दे नाल ही सिर्फ जिहड़ा आपसी संवाद है वो बनाया जाता सी, संचार का साधन सी। सब तो पहले जिहड़े संकेत सन वो ही संचार के साधन सन। फिर 58 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा दीयां उपभाषावां हन, यानी पंजाबी भाषा दीयां उपभाषावां किहड़ियां किहड़ियां हन। तो सबनों पता होगा, बहुत ही सरल है, माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी, पोठोहारी, मुल्तानी। पोठोहारी ते मुल्तानी ये पाकिस्तान पंजाब दीयां जिहड़ियां
ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 59 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਪੋਠੋਹਾਰੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਥੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਲਵਈ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੀ ਯਾਨੀ ਦੋ ਆਬਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਆਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੀ। ਪੁਆਧੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 60 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਆਕਰਣ 1812 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਨੇ 1812 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 61 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 61 ਨੰਬਰ, ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਇਆ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਇਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਇਆ, ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 62 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 63 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 63 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 64 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 65 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 65 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਨਾ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 66 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 67 ਨੰਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 68 ਨੰਬਰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਓ ਭਾਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਰੂਪਗ੍ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਭਾਵੰਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 69 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਹ ਸੁੱਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 70 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 71 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 72 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 73 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਆਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 76 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 78 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ। 78 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਆਧੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 79 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਘੋੜੀ। ਫਿਰ 80 ਨੰਬਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਸੰਬੰਧਕ ਚੁਣੋ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 81 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 81 ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
फिर इस तो बाद अपने को 82 नंबर प्रश्न आ गया। 82 नंबर प्रश्न है, व्याकरण ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। बहुत बार ये प्रश्न पुछ भी लिया जाता है, पता भी होना चाहिए। 4 भागों च वंडिया जाता है, धुनी बोध, इसमें धुनी बोध मान लेना, शब्द बोध, वाक बोध, तो चौथा आ जाता है साथियों अर्थ बोध, यानी चौथा किहड़ा हो जाएगा, अर्थ बोध हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 83 नंबर प्रश्न आ जाता साथियों, जिहड़ा आपां प्रश्न देखना वो 83 नंबर है। पंजाबी विच किन्ने प्रकार के लिंग हैं। तो पंजाबी विच साथियों 2 प्रकार के लिंग ने, एक पुलिंग तो दूजा इस्त्री लिंग, यानी पुरखों के लिए पुलिंग तो औरतों के लिए इस्त्री लिंग। फिर 84 नंबर, वो घर गया तो उसने रोटी खाधी, वाक की किस्म दसो। तो साथियों ये वाक की जिहड़ी किस्म है वो संयुक्त वाक के तौर पर है, यानी ये वाक किहड़ा है, ये संयुक्त वाक के तौर पर जानिया जाता है। फिर इस तो बाद अपने को 85 नंबर प्रश्न आ गया। 85 नंबर प्रश्न, धुनी बोध की हुंदा है। धुनी बोध की हुंदा, व्याकरण का वो भाग जिस विच लगा, स्वर, व्यंजन, लगाखर, दूत अखर हुंदे हन जां फिर उन्हां दा ज्ञान प्राप्त हुंदा, उसनूं आपां धुनी बोध आखदे हां। यानी धुनी बोध के अंदर आपां की चीज़ पढ़ते हैं, लगा मात्रा पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं, लगाखर ते दुत अखर पढ़ते हैं, यानी धुनियां के बारे संपूर्ण जानकारी होंदी है, उसनूं आपां धुनी बोध दे नां तो जानते हाँ। जेकर तुसी व्याकरण के बारे, पंजाबी व्याकरण के बारे बेसिक जानकारी नहीं रखते तो इस दे लई चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये सब टॉपिक तुहानूं एक एक वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक समझाया होया है, उत्थे जाके तुसी इन्हां नूं समझ सकते हो। फिर इस तो बाद अपने को 86 नंबर प्रश्न आ जाता है, जो आप देखना है साथियों। 86 नंबर है अपने को, धुनी की हुंदी है। जदों हवा फेफड़ियां तो हुंदी होई मूँह राही बाहर आउंदी है तो उसनूं धुनी आखदे। धुनी यानी असीं साह कह सकते हैं, जिहड़ी फेफड़ियां तो निकलती है तो मूँह के रस्ते राही बाहर आ जाती, उन्होंने आपां धुनी कहने हैं। इहदी मदद दे नाल ही अपने जिहड़े ये शब्द बनते हैं, जिहड़े गल्लां ने आपां करते हैं, इसे दी मदद नाल बनदियां ने। जीभ, तालू, होठ, दंद, इन्हां दी मदद दे नाल साड़ियां ये धुनियां बनदियां ने। फिर 87 नंबर प्रश्न आ जाता है, अखों अन्नी ना चिरागों का, अखों अन्नी ना चिरागू, इसका की अर्थ है। यानी अखों अन्नी ना चिरागू, तो यदा अर्थ है जिसका ना उसका गुणा के उल्ट होवे, यानी उसके जिहड़ी गुण ने, जिहड़े उसके जिहड़े लक्षण ने उस तो विपरीत उसका नाम होवे, तो आप ये गल कहांगे अखों अन्नी ना चिरागू। वैसे भी बड़ा बेसिक जी गल है कि जिसके अखा ही नहीं उसका नाम की है, चिरागो। चिराग यानी दीवे, उजाला, या फिर अखा असी कह सकते हैं। फिर 89 नंबर आ जाता है, कुड़ी ने कुत्ते नूं रोटी पाई। कुड़ी ने कुत्ते नूं रोटी पाई किहड़ा कारक है, तो संप्रदान कारक है। साथियों कारक भी आपनूं चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण के अंदर मिल जाएंगे। कारक वाला कंप्लीट टॉपिक जरूर समझ लेना, क्योंकि कारक हर एक कंपीटीशन के अंदर जिस के अंदर पंजाबी व्याकरण आनी है उसके अंदर इन्हां तो संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कुड़ी ने कुत्ते नूं रोटी पाई, जदों कोई किसी नूं आपां कुछ दे रहे हुंदे आ, अपने तो चीज़ जा रही हुंदी है, तो उसनूं आपां संप्रदान कारक के तौर पर पहचानते हाँ। फिर 90 नंबर, धुनी दीयां किन्नियां अवस्थावां हुंदियां ने। अवस्थावां पुछियां गईयां ने, धुनी उपचार, धुनी संचार ते धुनी ग्रहण। यानी असीं ये कहने हाँ कि धुनी जिवें पैदा हुंदी है, धुनी जिवें अगले तक पहुँचती है, तो जिवें अगला ग्रहण करता है, यानी जिवें उसनूं सुनता है, उसनूं आपां कहने हाँ धुनी दीयां अवस्थावां, यानी धुनी उपचार, धुनी संचार ते धुनी ग्रहण। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ गया साथियों 91 नंबर प्रश्न आप देखना है, खंडी की है। जिस अखर नूं स्वतंत्र रूप में विचर सकते हाँ तो जिस का कोई अपना स्वरूप हुंदा है उसनूं खंडी धुनी कहने हैं। जिस अखर नूं स्वतंत्र रूप में विचर सकते हैं तो जिस का कोई अपना स्वरूप हुंदा है उसनूं खंडी कहने हैं। यानी ऐसी धुनी जिस ते आपां खंड कर सकते हैं उसनूं आपां खंडी कहांगे, तो जिसते खंड नहीं कर सकते उसनूं आपां अखंडी कहांगे।
फिर अपने को साथियों 92 नंबर प्रश्न आ गया। 92 नंबर प्रश्न देखना है आप। 92 नंबर आ गया, मेज़, पतीला, पखा, घड़ा लिंग के किहड़े वर्ग नाल संबंधित ने। ये जिहड़े शब्द आए ने साथियों, ये लिंग के किहड़े वर्ग दे नाल शब्द संबंधित किए गए ने। तो ये व्याकरण लिंग दस्या गया है, इन्हों व्याकरण लिंग दस्या गया है। व्याकरण के जिहड़े वो शब्द ने जिन्होंने आपां एक असीं ये चीज़ां दे वस्तुआं दे तौर पर ही इन्हों देख लैने हाँ, जिन्होंने कोई अड तो नाम नहीं दिता जाता। फिर अगे 93 नंबर आ गया, दोहां मुंडियां नूं इनाम मिलिया विच संबंधक की तलाश करो। दोहां मुंडियां नूं इनाम मिलिया, इस विच संबंधक दसना है। तो इस दे अंदर नूं है जिहड़ा वो संबंधक के तौर पर विचर रहा है, यानी नूं शब्द है जिहड़ा वो संबंधक के तौर पर इसके अंदर आया है। फिर अपने को इस तो बाद 94 नंबर प्रश्न आ जाता है, जिसमें आप देखना है। 94 नंबर प्रश्न है, आखंडी की हुंदा है, यानी अखंडी। आखंडी नहीं, इसमें अखंडी पढ़ना। इसका अपना स्वरूप नहीं हुंदा ते ये खंडी धुनी की वरतों की मदद नाल ही आउंदी है, यानी अखंडी जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, एक खंडी दे नाल लग के आउंदी है। अखंडी है जिहड़ी वो खंडी दे नाल लग के ही आएगी, इकल्ली नहीं विचरेगी। फिर 95 नंबर, स्वर की हुंदा है। जदों हवा बिना रुकावट तो बाहर आउंदी है तो उसनूं स्वर कहा जाता है, यानी असी जो कोई अखर बोलते हैं उन्होंने फेफड़ियां राही मूँह थानी जो हवा बाहर आउंदी है तो कई बार साडे वो रुकावट पैदा होंदी है, चाहे वो कंठ होवे, चाहे तालू, दंद, होठ, जीभ, इन्हां दी मदद नाल। पर जेकर रुकावट ना आवे तो उन्होंने आपां स्वर के तहत पढ़ते हैं, तो जे रुकावट आवे तो उन्होंने आपां व्यंजन के तौर पर पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो प्रश्न आ गया, पंजाबी विच किहड़े अखर स्वर हैं। 3 अखर स्वर आ जाते हैं, ऊ, ऐ ते ई, तीन ने जिहड़े स्वर ने। फिर इस तो बाद 97 नंबर आ गया, स्वर धुनियाँ किहड़ियां किहड़ियां हैं। हुण इत्थे स्वर धुनियाँ पूछा गया है, तो साथियों स्वर धुनियाँ की जो गल आ जाती है तो वो अपने कोले खास तौर पर जो पढ़ते हैं तो 10 आ जांदियां ने। इन्हां दे अंदर 3 आपां ऊ दे नाल लिखते हैं, 3 ऊ दे नाल जिहड़ी लिखते हैं उस दे अंदर आ जाता है एंकड़, तो लैंकड़ ते होड़ा। तो 4 आपां ए दे नाल लिखते हैं, यानी ये मुक्ता दे अंदर आ गया, कन्ना आ गया, दुलावा आ गया, तो कनौड़ा आ गया। 3 ई दे नाल लिखते हैं, यानी सियारी, बिहारी ते लावा। असी ये कह सकते हैं कि 3 ने जिहड़ियां ई दे नाल, 3 ऊ दे नाल ते 4 ए दे नाल ये धुनियाँ लिखियां जांदियां ने। फिर अपने को 98 नंबर आ गया, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। ਇਹਦਾ की मतलब है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। तो इसका की अर्थ होया, मौका प्रस्त बेअसूले लई, यानी जैहो जे सी, यानी असी किते गए अपने जरूरत के अनुसार उहो जे ही बन गए, अपना मौका सिद्ध करने के लिए, हल करने के लिए उहो जे बन गए। तो ये आप कहांगे गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। फिर अगे 99 नंबर आ गया, ऊणा का की अर्थ है। ऊणा का मतलब होंदा है घट, यानी पूरा ना होवे, उस तो थोड़ा जिहा घट रह गया होवे, उसनूं कहांगे ऊणा। फिर 100 नंबर आ गया, कोझा का की अर्थ हुंदा है। तो साथियों कोझा का अर्थ हुंदा है करूप। कोझा का की अर्थ हुंदा है, करूप हुंदा है। कोझा नूं आपां करूप आखदे हां। फिर अपने को 101 नंबर प्रश्न आ जाता है। अपने को 101 नंबर प्रश्न है साथियों, ह्रस्व की हुंदा है। यानी आपां ये कह सकते हैं कि रस स्वर जिहड़ा वो अपने को की हुंदा है, ये हुंदा जिस दे उचारण विच समा घट लगदा है, उसनूं आपां ह्रस्व कहते हैं या फिर कहा जाता है। यानी वो स्वर जिसनूं उचारण समय घट समा लगता है उन्होंने ह्रस्व, यानी फिर उसनूं आपां छोटा स्वर कह सकते हैं, दूजे शब्दां छोटा भी कह सकते हैं। तो दीर्घ इसके अपोजिट दूसरा होंदा है जिसके अंदर उचारण के अंदर ज़्यादा समा लगता है। फिर इस तो बाद 102 नंबर आ जाए, तो तुच्छ का की अर्थ है। तो साथियों तुच्छ का अर्थ होंदा अदना।
तुच्छ का की अर्थ हुंदा है, इसनूं आपां अदना कह सकते हैं। तुच्छ का अर्थ अदना हो जाता अपने को। फिर इस तो बाद साथियों 103 नंबर आ जाता है। 103 नंबर है व्यंजन की हुंदे हन। तो जदों हवा उपचारण अंगां विच रगड़ पैदा करती है तो उसनूं व्यंजन कहा जाता है। यानी ये गल आपां उपर भी कीती सी, जदों फेफड़ियां दे विच्चों आउण वाली पौण धारा है जिहड़ी वो मूँह दे किसी अंग दे अंदर अगर संपर्क दे नाल बाहर आवे तो उसनूं आपां व्यंजन कहने हैं। यानी चाहे वो साडा तालू है, चाहे दंद जीभ, इन्हां दी मदद दे नाल जदों आउंदी है उहनूं आपां व्यंजन कहने हैं। फिर अपने को आ जाता 104 नंबर व्यंजन नूं किन्ने भागां विच वंडिया जाता है। तो साथियों व्यंजन नूं आपां तीन भागां विच वंड सकते हैं। किन्ने भागां विच वंड सकते हैं? तीन भागां विच वंड सकते हैं। उचारण स्थान के आधार पर, रोक के आधार पर ते उचारण लहजे के आधार पर। मैं आपदे लिए ये गल दसनी चाहांगा कि जेकर तुसीं पंजाबी व्याकरण के इन्हां टॉपिकों के बारे होर विस्तृत जानकारी चाहुंदे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके धुनी बोध वाले टॉपिक नूं देखना, उत्थे आपनूं ये सब चीज़ां समझाइयां हुईयां ने। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ जाता है 105 नंबर प्रश्न, डकवें व्यंजन की हुंदे हन। यानी जिन्होंने डक के यानी रोक के छड्या जाता है उसनूं आपां डकवें व्यंजन कहने। पौण धारा की गल आ जाती है इसके अंदर, जदों हवा नूं रोक के छड्या जाता है तो उसनूं आपां डकवें व्यंजन कहने हैं। यानी डकवें व्यंजन वो हुंदे ने जिन्होंने आपां पौण जिहड़ी अपने फेफड़िਆਂ के अंदरों आ रही हवा है उसनूं रोक के तो फिर छड्या जाता है, उसनूं डकवें व्यंजन कहने हैं। इन्हां दी गिणती साथियों 15 है। आपां ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। चै छै जै टै ठै डै तै थै दै पै फै बै आउणा सी इसके अंदर। तो इस तरीके नाल आपां ये अपने कोल डकवे व्यंजन आ जाते हैं। फिर इस तो बाद कुड़त्तन शब्द का विरोधी शब्द दसो। कुड़त्तन शब्द का विरोधी शब्द ये चीज़ नोट कर लेनी होंगी साथियों। कई बार इत्थे पूछा जाता अर्थ दसो, कई बार पूछा जाता बहु अर्थ दसो, इसका समानार्थक दसो, विरोधी शब्द दसो। तो पूछया की है, कन्फ्यूज नहीं होना, ज़्यादा सरल शब्द देख के भरमित नहीं होना। विकल्प के अंदर कई बार इसके समानार्थक भी दिते होणगे, विपरीत अर्थ भी दिता होगा जिन्होंने आप विरोधी शब्द कहते हैं। इस दे नाल नाल बहुवचन भी दिता होगा, तुसीं कन्फ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा ज़्यादा सौखा प्रश्न देख के उसके लिए सानू होर सतर्क हो जाना चाहिए है। तो कुड़त्तन शब्द का विरोधी शब्द हो जाएगा मिठास। तो एग्जाम के अंदर यही गल्लां बस नोटिस करनियां होंदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को 107 नंबर प्रश्न आ जाता साथियों, जो देखना है 107 नंबर है, जिहड़ा शब्द किसी नाम की थां ते वरत्या जाए उसनूं की आखदे हन। बहुत ही सरल है साथियों, नाम की थां ते वरत्या जाने वाला शब्द। तो नाम की थां ते वरत्या जाने वाला शब्द है जिहड़ा उसनूं आपां पड़नाम आखदे हां। यानी नाम की थां ते आउण वाले शब्द की अखवाउंदे ने, वो पड़नाम अखवाउंदे हन। फिर इस तो बाद साथियों अपने को प्रश्न नंबर 108 आ गया, लगा जां लगा मात्रा ये की हन। लगा जां फिर लगा मात्रा ये की ने। तो ये वो लिपि चिन्ह हुंदे हन जदों किसी ना किसी अखर नाल वरतों विच आउंदे ने। यानी लगा वो हुंदियां ने जिहड़ियां किसी अखर दे नाल लगदियां हन। जिवें कि ये लगा दे रखियां ने, ये किसी अखर दे नाल लग के लिखियां जांदियां ने, इसलिए लगा ने। ते लगाखर ये लगा दे नाल नाल वरते जाते हैं। लगाखर होंदे ने जिहड़े लगा दे नाल ही वरते जाते हैं। तो इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ गया वो आ गया 109 नंबर आ गया। ये प्रश्न आप पहले देख भी लिया कि लगाखर की ने। लगाखर तीन हन, बिंदी, टिप्पी, अद्धक। ये दोनों नासकी ने तो यह दबाव दे के बोलण दे लई हुंदा है। तो इस तो बाद 110 नंबर, नर ਅਤੇ मादा के भेद ਨੂੰ पंजाबी व्याकरण ਵਿੱਚ की किया जाता है। तो इसनूं लिंग भेद कह दिंदे आ, असीं लिंग जेंडर के तौर पर जानते हैं नर ते माता के भेद नूं। ये बहुत सारे शब्द आउंदे ने, इन्हां शब्दां नूं बड़ा ही ध्यान नाल उत्तर देना चाहिए। सरल देखते हुए ज़्यादा उत्साह के अंदर गलत नहीं करना हुंदा। ये गल्लां बस एग्जाम के अंदर नोटिस करनियां हुंदियां ने आपां। 111 नंबर, दिओर शब्द का इस्त्री लिंग की है। दिओर शब्द का इस्त्री लिंग साथियों दरानी हो जाएगा। दिओर शब्द का इस्त्री लिंग की हो जाएगा, दरानी हो जाएगा।
इस तो बाद अपने को रूप के पक्षों तो संबंधकां दीयां कितनियां श्रेणियां, यानी रूप के पक्ष तो संबंधकां दीयां कितनियां श्रेणियां ने। तो साथियों रूप के पक्ष तो संबंधकां दीयां अपने को दो श्रेणियां आ जांदियां ने, जिहदे अंदर विकारी संबंधक ते अविकारी संबंधक के तौर पर आपां पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद 113 नंबर आ जाता है, दुत्त अखर की हुंदे हन। तो दुत्त अखर इत्थे पुछया गया, जदों किसी अखर नूं किसी होर भाषा नाल जोड़िया जाता है तो उसनूं आपां होर अखर दे नाल जोड़िया जाता है। इस दे अंदर दोबारा देखना, जदों किसी अखर नूं किसी होर अखर दे नाल जोड़ के आपां पढ़दे हां तो उसनूं आपां दुत्त अखर आखदे हां। किसी अखर दे पैर विच पैण वाले अखर नूं आपां दूत अखर कहने हां। तो पैर के अंदर पंजाबी के अंदर 3 अखर लिखे जाते हैं, हाहा रारा ते वावा, यानी है रह वह, ये तिनों आप पैर के अखर के अंदर दूत अखर के वजों लिखते हैं। तो ये याद भी होनी चाहिए ने भी किहड़े अखर ने जिहड़े दूत अखर के तौर पर आप लिखते हैं, पैरों के अंदर लिखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 114 नंबर आ जाता है, पंजाबी भाषा की लिपि किहड़ी है। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है, उत्थे तुहानूं रोमन देवनागरी वगैरह वगैरह लिखियां होणगियां। सरल प्रश्न नूं ध्यान दे नाल टिक कर देना है, इसके अंदर कोई ज़्यादा होर गुंजाइश नहीं बचती। फिर इस तो बाद 115 नंबर आ गया, गुरमुखी लिपि का मोढी किस नूं मन्निया जाता है। बहुत बार प्रीखिया के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सिखां दे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी सन जिहड़े, उन्होंने गुरमुखी लिपि के मोढी मन्निया जाता है। वैसे असली इसके अंदर यह है कि गुरु अंगद देव जी ने पुरातन लिपि नूं एक तरतीब बख्शी, यानी उसनूं गुरमुखी का जिहड़ा अजोका कर्म है वो बख्शिश किया साडे लई, ते फिर ये गुरमुखी अखवाई, यानी गुरुआं दे जिहड़ी लिखती का साधन सी वो साडे लई गुरमुखी के नाम वजों जानी गई, जिसनों असीं पंजाबी भाषा के लिए वरतते हैं। फिर 116 नंबर आ गया, भाषा की छोटी तो छोटी सार्थक इकाई नूं की कहते हैं। इत्थे गल कही, इस छोटी तो छोटी सार्थक इकाई नूं, यानी जिहदा कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो उन्होंने आपां भावंश कहने हाँ। तो छोटी तो छोटी इकाई अपने को धुनी आ जाती है, यानी भावंश या फिर धुनी अपने को सब तो छोटी इकाई आ जाती है किसी भी भाषा की। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 117 आप देखना है, गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि विच किन्ने अखर रचे। गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि विच किन्ने अखर रचे। तो साथियों ये अखर सी जिहड़े गुरमुखी लिपि के अंदर गुरु अंगद देव जी ने रचे सन, जिसके अंदर ऊ कै चै टै ते पै ये अखर रचे सन। मैं कोशिश कराँगा कि इसके बारे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, जिहड़ा ये समझ देने वाला होवे कि गुरु अंगद देव जी तो पहले जिहड़ी ये लिपि साडे सामने सी, उसका किस तरीके का वो साडे कोले प्रारूप सी, किद्दां असीं वो अखरां नूं देखदे सी। ये कर्म सिर्फ गुरु अंगद देव जी ने आपां नूं बख्शिया सी। 118 नंबर, वर्णमाला विच किन्ने तो लैके किन्ने अखर हुंदे ने। कित्थों तक के अखर होंगे ने साथियों। वर्णमाला के अंदर ऊ तो लैके अड़ै तक के वर्ण होंगे ने, जिन्होंने आप 35 अखरी के नाम तो जानते हैं। फिर अगे अपने को तुच्छ का की अर्थ है, अदना, ये आप पहले देख के आ चुके हैं। तुच्छ का अर्थ अपने को अदना हो गया। फिर इस तो बाद गुरमुखी लिपि नूं किन्ने अखरी कहा जाता है, ये भी आप मैं दस दिता आपनूं। गुरमुखी लिपि नूं 35 अखरी, क्योंकि इसके अखर की गिणती अपने को 35 है, इसलिए इसनूं आपां 35 अखरी आखदे हां। फिर 121 नंबर प्रश्न आ जाता, वर्णमाला नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया गया है। वर्णमाला नूं इत्थे गल नोट कर लेना, वर्णमाला नूं किन्ने वर्गां विच वंडिया गया है। तो वर्णमाला के वर्ग ने साथियों जिहड़े वो 8 ने, जिवें कि उत्तम वर्ग, इसनूं असीं मुख वर्ग भी कह दिंदे हां, मुख टोली भी कह दिंदे हां। फिर कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग इसके अंदर नहीं लिखा होया, फिर तै वर्ग, फिर पै वर्ग, तो लास्ट के अंदर आ जाता है अंतम वर्ग, तो एक होर अजकल नवीन वर्ग के तौर पर जानिया जाता है। फिर अपने को एक नवीन वर्ग है, इस तरीके नाल 8 वर्ग बनते हैं। फिर 122 नंबर प्रश्न है, वर्णमाला विच किहड़े 6 फारसी शब्द होर जोड़ दिते गए हैं। तो बहुत ही सरल है, जिहड़ा खै दे पैरां च बिंदी, सै दे पैरां च बिंदी, गै दे पैर बिंदी, जै पैर बिंदी, तो उस तो बाद च फै पैर बिंदी,
ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। यानी फारसी वाले जोड़े अखर ने वो लिखण के लिए इन्हों पंजाबी के अंदर शामिल किया गया है। फिर आप 123 नंबर प्रश्न देखना है, आई चलाई करना का की अर्थ है। आई चलाई करना इसका की अर्थ है, जो कमाना सो खाना। यानी जेड़ा कमाई करते हाँ उन्ना क आप कमाई के नाल दिन का जो गुजारा कट्टी करते रहिए तो उन्होंने आप कहने आई चलाई करना। यानी जिन्नी कमाई है वो अपने खर्चे के अंदर चली जाती है। फिर अपने को 124 नंबर आ जाता है, सही समासी शब्द चुनो। सही समासी शब्द पूछे तो हक हराम, हक हलाल, हक निहक, हक कमाई। समासी शब्द वो होंदे ने जिन्होंने उपर लाइन लगा के ना सगों कि विचाले लाइन ला के जोड़िया जाए, इकट्ठे जुड़त के अंदर पढ़े जाते हैं तो उन्होंने निखेड़न ते वो दो वक्खो वक् शब्द बन के भी अर्थ प्रगट करते हैं। ये अर्थबोध वाले भाग के अंदर आपको समझाया हुआ है, वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको इस बारे जानकारी मिल जाएगी। फिर आप 125 नंबर देखांगे, अखों अन्नी ना चरागू। ये आप ऊपर देख के आए हाँ, जिसका ना उसके गुणा के उल्ट होवे उहदे लई आपां ये गल कह दिंदे हाँ, अखों अन्नी ना चरागू। फिर अपने को 126 नंबर प्रश्न आ जाता है जो देखना, कुड़ी ने कुत्ते नूं रोटी पाई विच किहड़ा कारक है। देखो किड्डा वधिया वाक है, कुड़ी ने कुत्ते नूं, कुड़ी दे कोलों रोटी किते जा रही है, कुत्ते लई जा रही है, तो जदों जा रही होवे कोई चीज़ अपने तो किसी दे लई तो उहदे लई आपां संप्रदान कारक है जिहड़ा ओह जाणदे हां। कारक वीडियो के अंदर आपनों स्पैशल वीडियो कारक का एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वो देख लेना। फिर 127 नंबर, मेज़, पतीला, पखा, घड़ा आदि लिंग के किहड़े वर्ग नाल संबंधित ने। ये साथियों व्याकरण लिंग के तौर पर जाने जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो गए हैं, इसलिए मैं साथियों आप तो क्षमा चाहांगा। दोहां मुंडियां नूं इनाम मिलिया विच संबंधक की तलाश करो। इस दे अंदर नू शब्द है जिहड़ा वो संबंधक के तौर पर आया है। फिर आप 129 नंबर प्रश्न देखना है, समासी शब्द गलबात, आप बीती, स्वै रोजगार। स्वै का मतलब अपने आप, रोजगार का मतलब साडा किता या फिर धंधा, तो स्वै रोजगार यानी अपने आप का रोजगार। यानी पढ़न नूं तां आपां नूं इकट्ठे पढ़ते हाँ, पर ये दोनों वक्खो वक् शब्द होंदे ने। तुच्छ का मतलब अदना है। फिर शुद्ध शब्द जोड़, ये पहला प्रश्न आया अपने को अजे तक व्याकरण का। शब्द जोड़ भी अपने तो व्याकरण के प्रश्नों के अंदर पूछे जाते हैं। बुढ़ा, बुढ़ा शब्द ये सही नहीं है साथियों, ये वाला बब्बे नूं ऐकड़ उपर अद्धक ढड्डे नूं कन्ना, तो बुढ़ा शब्द लिखा जाएगा बुढ़ा, ये भी गलत नहीं, ये बुढ़ा सही है। तो इस तरीके नाल आपां सही शब्द जोड़ां नूं भी समझना हुंदा है, ये भी अपने लिए बड़े ही कीमती नंबर रखते हैं। फिर इस तो बाद 132 नंबर प्रश्न आ गया जो आप देखना है, शब्द बोध की हुंदा है। धुनियां दे समूह तो बनी भाषा की सार्थक इकाई नूं शब्द कहा जाता है। यानी धुनियां दे जिहड़े योग तो बनती सार्थक इकाई है उन्होंने आपां की आखदे हां, उन्होंने आपां शब्द कहने हां। इन्हां नूं 4 भागां विच वंडिया गया है, एक है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, एक रूप के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। इस तरीके नाल आपां 4 भागां च वंड के शब्द नूं पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद अपने को 133 नंबर प्रश्न आ गया साथियों जो देखना है आपां। 133 नंबर प्रश्न अपने को, रचना के आधार पर शब्द किन्ने प्रकार के हुंदे ने। रचना के आधार पर साथियों शब्द अपने को 2 प्रकार के होंगे, एक मूल शब्द तो एक रचित शब्द। मूल शब्द वो जिन्हों का वजूद मूल होंदा है, यानी जिन्हों के अंदर होर कोई बदलाव नहीं होंदा। रचित शब्द यानी जिहड़े मूल के नाल मिल के कोई होर शब्द रचे गए होण। फिर इस तो बाद 134 नंबर, समासी शब्द की होंदा है। जदों समासी चिन्ह की वरतों की जाती है तो इस विचकार लग्या संबंधक हटा दिता जाता है, जिवें कि इत्थे दस्सिया गया है। ये गल आप ऊपर भी करके आए सी, जिवें कि दिन रात, इस दे अंदर दोनों विरोधी समासी ने,
यानी दिन अलग है तो रात अलग है। तो फिर इन्हों आप इकट्ठे जुड़त के अंदर पढ़ते हैं। हौली हौली विशेषण समासी है। विआह शादी यानी समान समासी है, यानी ये दोनों समान ने। विआह तो शादी एको ही गल है। हौली हौली ये विशेषता दसन वाले ने। दिन रात ने जोड़े विरोधी ने, पर ये समासी नहीं, क्योंकि इन्हों के विचाले जोड़ा चिन्ह आ रहा है वो जोड़नी का आ रहा है। जोड़नी की मदद के नाल ये जुड़ रहे हैं। फिर इस तो बाद आ गया विधेतर की हुंदा है। अगेतर, पछेतर, मधेतर। तो इस तरीके के अंदर एक विधेतर की हुंदा है। तो सार्थक शब्द नाम अगेतर ते पिछेतर की वरतों हुंदी है, उसनूं विधेतर कहते हैं। जिहड़े सार्थक शब्द हुंदे ने, सार्थक नाम शब्द हुंदे ने, नाम अगेतर ते नाम पिछेतर की वरतों हुंदी है, उसनूं आपां की कहने आ, पिछेतर आखदे हां। यानी उसनूं आपां दोबारे देखांगे साथियों, इसनूं दोबारे देख लेना। विधेतर की हुंदा है, जिस सार्थक शब्द नाम अगेतर ते पिछेतर की वरतों हुंदी है, उसनूं विधेतर कहा जाता है। यानी इनू आप ऐ कह सकते हैं, एक अपने को अगेतर जिहड़ी अगे लगन वाली, एक पिछेतर जिहड़े पिछे लगन वाले, एक मधेतर, यानी दोनों को हटाउण तो बाद जिहड़ा मध्य अंत बचता वो मधेतर हो गया। तो इस तरीके नाल आपां वधिया तरीके नाल इसनूं समझ सकते हैं। फिर इस तो बाद उत्पन्न की हुंदा है। तो उत्पन्न की हुंदा है, तो बहुत ही सरल है। जदों किसी शब्द नाल अगेतर पिछेतर की वरतों की जाती है तो उसनूं उत्पन्न कहा जाता है। यानी ये कहिए कि उत्पन्न होया है, यानी पैदा होया। पैदा किवें होया? या तो अगेतर लग के होया या फिर पिछेतर लग के होया। तो उन्होंने आपां उत्पन्न शब्द के अंतर्गत लिया के पढ़ते हैं। फिर अगे 137 नंबर आ गया अपने को साथियों, फड़ा मारनियाँ। वाक का अर्थ है फड़ा मारनियाँ। यदा की अर्थ होया? सेखी मारनी। यानी जदों अपने आप दियां वडियाइयां कोई करी जा रहा हो, उन्होंने आपां कहने फड़ा मारनियाँ या फिर सेखी मारना। फिर इस तो बाद अपने को 138 नंबर प्रश्न आ गया जो आप देखना है, माझी किस खेत्र की भाषा है? तो साथियों माझी है जिहड़ी पुरातन पंजाब के मध्य के इलाके की भाषा है। अगर हिंदुस्तान के पंजाब की इंडिया की गल करिए तो असी अंमृतसर ते गुरदासपुर के इलाके की ये भाषा आ जाती है। फिर 139 नंबर आ गया, मलवई किस खेत्र की भाषा है? तो मलवई साथियों पटियाला ते संगरूर के इलाके की भाषा है। फिर इस तो बाद 140 नंबर, दुआबी किस खेत्र की भाषा है? तो दुआबी है दो आबां के विचाले की। तो दो आब ने जिहड़े ब्यास ते जिहड़ा अपना सतलुज आ जाता है। हुशियारपुर ते जलंधर के जिहड़े इलाके ने ये दो आबां के विचाले यानी दुआबी के इलाके ने। इसनूं थोड़ा वधिया स्टडी कर लेना पॉइंट वाइज, क्योंकि इसके अंदरों भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। फिर ही व्याकरण का रिवीजन कंप्लीट मन्निया जाएगा। फिर 141 नंबर, औड़ शब्द का विरोधी शब्द चुनो। औड़ शब्द का विरोधी शब्द की है? औड़ का मतलब होंदा है वरखा। विरोधी शब्द पूछा इत्थे, ये गल नोट कर लेना। औड़ का विरोधी की हो जाएगा? वरखा। औड़ का मतलब होंदा जदों कोई बरसात ना होवे ते वरखा जदों कोई मींह पै जावे। फिर 142, साइयां किते, इनू पूरा करांगे तो आ जाएगा वधाइयां किते। ਤੁਹਾਨੂੰ इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पंजाबी व्याकरण वाले भाग के अंदर अखाण के बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं, तो वो वीडियो देख लेना। उसके अंदर अखाणे सारे दसे हुए हैं। तुहाडे अखाण ते मुहावरे, वाक्यांश, बहुते शब्दों की थैक शब्द सारे कंप्लीट तुहानूं उत्थे मिल जाणगे। फिर 143 नंबर, मुक्ता अखर किहड़े ने? तो साथियों मुक्ता अखर वो ने जिन्हों कोई लग नहीं लगी होंदी, यानी सिर्फ अखर अखर होंदा है, उसनूं कोई लग नहीं लगी होंदी। यानी लग तो रहत मुक्त, यानी लग तो जिहड़े रहत होंदे ने, लग तो जिहड़े मुक्त होंदे ने, उन्होंने आपां मुक्ता अखर आखदे हां। फिर इस तो बाद अपने को 144 नंबर आ गया, अर्थ के आधार पर शब्द किन्ने प्रकार का हुंदा है? तो साथियों अर्थ के आधार पर शब्द है जिहड़ा वो दो प्रकार का हुंदा है। एक हुंदा सार्थक ते दूजा हुंदा है निरार्थक। अर्थ के आधार पर किन्ने प्रकार का हुंदा है? दो प्रकार का। एक हुंदा सार्थक ते दूजा निरार्थक। फिर अपने को 145 नंबर आ गया, रूप के आधार पर शब्द किन्ने प्रकार के हुंदे ने? तो साथियों रूप के आधार पर शब्द ने जिहड़े वो दो प्रकार के हुंदे ने।
एक विकारी ते एक अविकारी। विकारी वो जिन्हां दे अंदर कोई विकार आ जाता है, यानी अर्थात कोई बदलाव आ जाता है, तो अविकारी वो जिन्हां दे अंदर कोई विकार नहीं आता। फिर इस तो बाद अपने को 146 नंबर आ गया। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸੇਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ? ਵਿਕਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 147 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਾਥੀਓ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਮ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 148 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਯਾਨੀ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 149 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। 149 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 149 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ 150 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੂਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਚਿਤ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 151 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 152 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਣਾਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ, ਇੱਕ ਦੂਰਵਰਤੀ ਯਾਨੀ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ 153 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਨਾਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਨਾਮ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 154 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ 2 ਉਪਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 155 ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 156 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 156 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 156 ਨੰਬਰ ਹੈ ਖਾ
पी, उठना, जागना, ये शब्द की होंगे ने? तो ये सारे शब्द समझ ही गए होंगे आप सब, बहुत सरल है। खा, पी, उठना, जागना, पढ़ना, सोना, गाना, ये सब शब्द ने जिहड़े क्रियावी शब्द ने, यानी क्रिया के शब्द ने। फिर 157 नंबर आ जाता हंडणसार। उत्पन्न शब्द किहड़ी श्रेणी विच आउंदा है? हंडणसार। तो इत्थे साथियों ये चीज़ नोट करने वाली है, हंडणसार। तो हंडण शब्द अड हो सकता है, सार अड हो सकता है। हंडण का जिहड़ा अपने को अर्थ आ रहा है वो हंडाउण तो मतलब आ रहा है, जिसनों असीं भोग करते हैं, उपभोग करते हैं। तो सार का मतलब जिहड़ा वो अर्थ जरूर निकल रहा, पर यह एक पिछेतर के तौर पर है। तो इसनों आपां शब्द श्रेणी के पिछेतर के अंदर रखते हैं। फिर 158 नंबर आ गया, वाक रचना के नियमों नूं हेठ लिखे किन्ने भागां विच वंडिया जा सकता है? तो वाक रचना नूं आपां 3 भागां दे अंदर वंड सकते हैं। वाक रचना के नियम ने जिहड़े उन्हां नूं आपां 3 भागां च वंड के समझ सकते हैं। फिर अपने को 159 नंबर प्रश्न आ जाता है, स्वर धुनियां किहड़ियां हुंदियां ने? बहुत ही सरल है, ऊ, ऐ, ई, ये 3 अपने को स्वर धुनियां आ जांदियां ने, जिन्हां नूं आपां 10 लगां लगाने हैं। इन्हां दी गिनती है जिहड़ी धुनियां की गिनती है जी टोटल 10 हो जाती है। फिर आगे 160 नंबर, विशेषण दीयां 5 किस्मां किहड़ियां किहड़ियां हन? 5 किस्मां के नाम पूछे गए हैं। सब तो पहले आ जाता गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर निश्चयवाचक विशेषण आ जाता है। इस तो बाद जिहड़ा अपने कोई 4 नंबर आ जाता है उसनों आपां कहने हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिसके अंदर आपां कोई नाप तोल वगैरह करते हैं। तो फिर 5वां आ जाता है परिणामी विशेषण। ये 5 विशेषण दीयां अपने कोल किस्मां आ जांदियां ने। फिर अपने को 161 नंबर प्रश्न आ जाता है, क्रिया नूं किन्ने भागां विच वंडिया जाता है? तो साथियों क्रिया नूं आपां 4 भागां विच वंड के पढ़ते हाँ। जिवें कि सब तो पहला कारज के आधार पर, जिसनों आपां अर्थ के पक्ष तो भी समझते हैं। दूजा आपां कर्म के पक्ष तो, तीजा आपां बनतर के पक्ष तो, ते चौथा जिहड़ा अपना आ जाता है वो वाक के पक्ष तो आपां क्रिया नूं वंड के पढ़ते हैं। फिर अपने को इस तो बाद 162 नंबर आ जाता है, राम हाकी खेडदा है। इस विच करता कर्म ते क्रिया दसो। ये अंदर करता कर्म ते क्रिया की है? राम है जिहड़ा वो करता के तौर पर आया है, हाकी है जिहड़ी वो कर्म के तौर पर आई है, तो खेडदा है जिहड़ा वो क्रिया के तौर पर है, जिहड़ी वो सहायक क्रिया के वजों वाक के अंदर विचर रही है। तो यह वाक श्रेणी का प्रश्न से अपने को वाक तो संबंधित प्रश्न से। तो वाक बोध का भी कंप्लीट जोड़ा भाग है वो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, उसका कोई भी वीडियो देख लेना जो तुसी जरूरी समझते हो। पॉइंट वाइज सब गल्लां समझाइया हुई ने। फिर अगे 163 नंबर प्रश्न आ गया, संसर्गिक क्रिया की होंदी है? जिस क्रिया नाल मूल क्रिया ना होवे उसनूं संसर्गी क्रिया कहते हैं। इसनूं सहायक क्रिया या फिर संसर्गी क्रिया के नाम तो जानिया जाता है, जिमें है, हन, सी, सन, इस तरीके की इन्हों आप संसर्गी क्रिया या फिर सहायक क्रिया भी कह दें हैं। फिर अपने को 164 नंबर आ जाता साथियों, क्रिया विशेषण किस नूं कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया अलग भी होंगी है, विशेषण अड भी होंगे ने, पर क्रिया विशेषण भी होंगे ने, यानी जिस तो सानू क्रिया की विशेषता का पता लगे उसनूं क्रिया विशेषण आखते हैं। यानी दूजे शब्दों च गल कहीए कि क्रिया होंदे हुए भी वो एक विशेषण का काम कर रहे हो तो उन्होंने आप क्रिया विशेषण के तौर पर पढ़ते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जोड़ा आ जाता है वो 165 नंबर आ जाता है साथियों। ये 8 प्रकार का होंगे, क्रिया विशेषण 8 प्रकार का होंगे है। तो 165 नंबर है, कालवाचक क्रिया विशेषण किसनूं कहते हैं? कालवाचक बहुत ही सरल है, काल यानी समा। ਜਦੋਂ किसी क्रिया की दोहराई या बार बार वरतों की जा रही हो उसनूं कालवाचक क्रिया विशेषण कहने हैं। जिमें उदाहरण के तौर पर राम पिछले 2 सालों तो चंडीगढ़ रह रहा है, यानी राम पिछले 2 सालों तो चंडीगढ़ रह रहा है। तो इस के अंदर आप समझ सकते हैं कि जी एक विशेषण का काम भी क्रिया अपनी कर रही है। फिर इस तो बाद अपने को जोड़ा आ गया 166 नंबर आ गया, जेड़े मेरे साथियों ने व्याकरण पूरी समझी हुई है तो रिवीजन के तौर पर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही लाहेबंद सिद्ध होने वाला है।
वो आप देखते रहना, एंड तक जरूर देखना। पूरी व्याकरण इसके अंदर कंप्लीट की जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक पॉइंट दिमाग से ताज़ा ਹੁੰਦਾ जाएगा, क्योंकि पूरी व्याकरण के अंदर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लए हुए ने। 166 नंबर है, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण किस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ 167 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਧਾਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 168 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 168 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਲ ਜਾਂ ਮਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਲ, ਮਾਪ ਜਾਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ 169 ਨੰਬਰ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਘੜੀ ਘੜੀ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ 170 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਥੀਓ। ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਅਰਥ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 171 ਨੰਬਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਪਵਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਪਵਾਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 172 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ 172 ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 172 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਪਵਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਸਮਾਨ ਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ 173 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ। 173 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਵਾਕ ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਵਾਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ 4 ਭਾਗ ਸਨ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਵਾਕ ਵੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਵਾਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
फिर 174 नंबर प्रश्न अपने को आ गया, वाक किस नूं कहंदे ने। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸਾਥੀਓ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਧੇਯ। ਯਾਨੀ ਵਾਕ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਧੇਯ। उस तो बाद अपने को 175 नंबर प्रश्न आ गया। 175 नंबर प्रश्न देखना है, संयुक्त वाक किस नूं कहंदे ने। जदों एक तो वध क्रियावां विच क्रियावाचक वाक विच काम कर क्रियावां वाक विच काम करदियां ने ते दो उपवाकां नूं योजक की मदद नाल जोड़िया जांदा, उस नूं संयुक्त वाक कहंदे। यानी संयुक्त वाक वो हुंदा है जदों एक तो ज़्यादा वाक होण ते उहनूं किसी क्रिया वाक दे नाल जोड़ के ते कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिहड़ा उन्होंने जोड़न का काम करता है, तो उसनूं आपां संयुक्त वाक के तौर पर पहचानते। यानी दो वाकां नूं जोड़ के जिन्हां दी वख-वख क्रिया होण तो उन्होंने जो जोड़िया जाता उस संयुक्त वाक की श्रेणी के अंदर पढ़िया जाता है। 176 नंबर, बयानिया किन्ने प्रकार का हुंदा है। तो साथियों ये हुंदा है दो प्रकार का, एक हुंदा है हाँ वाचक ते एक हुंदा है ना वाचक। इनू भी वाक के दायरे के अंदर पढ़िया जाता है, वाक बोध के अंदर आप पढ़ते हाँ। इस तो बाद आता 177 नंबर अपने को साथियों आ गया। 177 नंबर है, करतरी की हुंदा है। जिस वाक विच करता प्रधान होवे, जिवें कि कुड़ियां फुल तोड़ रहीआं हन, तो करता है जिहड़ा उस दे अंदर प्रधान के तौर पर काम कर रहा है, तो उसनूं आपां करतरीवाच आखते हाँ। हुण फिर इस तो बाद अपने को आ गया कर्मणी की हुंदा है। यानी जिस वाक विच कर्म प्रधान हो, उपर वाले करता प्रधान सी तो करतरी, कर्म प्रधान होया तो कर्मणी। जिवें फुल कुड़ियां द्वारा तोड़े जाते हैं, तो हुण इत्थे इहदा कर्म है जिहड़ा वो प्रधानगी का काम कर रहा है, तो उसनूं आपां कर्मणीवास के दायरे च पढ़ सकते हैं। पढ़ते हैं उसनूं आपां 179 आ गया साथियों, विश्राम चिन्ह किन्ने तरह के हुंदे ने। बहुत ही सरल जिहा प्रश्न है, ये 13 तरह के होंगे ने, जिन्हां दे अंदर अपने डंडी, प्रश्नवाचक, विस्मिक, ब्रैकट, छुट मरोड़ी, जोड़नी, इस तो इलावा आ जाते ने दूरे पुठे कामे, कहरे पुठे कामे, बिंदी, ये सब चीज़ां आ जांदियां ने। टोटल ये इन्हां दी गिणती 13 है। फिर 180 नंबर आ जाता है अपने को, छुट मरोड़ी किस नूं कहंदे ने। किसी शब्द नूं छोटा करके लिखा जाता है उसनूं छुट मरोड़ी आखदे ने। जिवें चै का मतलब विच, जिवें हुण चै दे उपर आपां एक छोटी जी लाइन ला दिंदे आ ते चै लिखता, ठीक है। मेरी जेब विच 5 रुपए हैं, मेरी जेब विच, चै का मतलब विच, तो वी आपां लिखिया ही नहीं, कल्ला चै लिख दिता तो छुट मरोड़ी का ये वाला चिन्ह लगा दिता, तो ये हो गया अपने को छुट मरोड़ी। फिर इस तो बाद अपने को 181 नंबर आ गया साथियों। 181 नंबर आप देखना है, अर्थबोध किस नूं कहंदे ने। बहुत वधिया प्रश्न है। अर्थबोध व्याकरण का वो भाग जिस विच शुद्ध, अशुद्ध शब्द, समान आर्थक शब्द, विरोधी शब्द, बहुते शब्दों की थां एक शब्द, मुहावरे, अखाण का ज्ञान प्राप्त होंदा, उसनूं आपां अर्थबोध आखदे हाँ। यानी अर्थबोध के अंदर आपां की चीज़ां पढ़ते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़ते हैं, समानार्थक शब्द पढ़ते हैं, विरोधी शब्द पढ़ते हैं, बहुते शब्दों की थां एक शब्द, मुहावरे ते अखाण, ये चीज़ां आपां देखते हैं। उन्होंने आपां उस जिहड़ा डिपार्टमेंट है व्याकरण का उसनूं आपां अर्थबोध कहांगे। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ गया, काल किन्ने प्रकार के हुंदे ने। 182 नंबर प्रश्न है, काल किन्ने प्रकार के हुंदे ने। तो साथियों काल 3 प्रकार के हुंदे ने, जिवें वर्तमान काल, भूतकाल ते तीसरा आ गया भविख काल। तीसरा किहड़ा आ गया, भविख काल। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 183 नंबर आ गया, बोली ते लिपि का की संबंध है। तो लिपि बोली नूं लिखती रूप में पेश करती है, ये एक तरह नाल बोली का पहरावा है, इस तरह ही सूखम ना रह के सकार रूप धार लैंदी है। यानी बोली वो होगी जदों असीं मूँह दीआं धुनियां दे नाल आवाज़ के नाल बोलते हैं, तो लिपि वो होगी जिस बोले गए शब्दों को जदों एक चिन्ह, एक आकृति दिंदे हैं असीं
ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 184 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਯਾਨੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਖੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਲਵੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਵੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 185 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 35 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 35 ਅੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 186 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਿਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਭ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ੜੈ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 188 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਊ ਐ ਈ, ਇਹ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 190 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 5 ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਵਰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ 5 ਹੋ ਗਏ, ਨੈ ਅਤੇ 1 ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
फिर अपने कोल इस तो बाद च प्रश्न जिहड़ा आ जांदा जो आपां देखना है साथियों 191 नंबर प्रश्न आ जाता है जिसनों आपां देखना है लगा मात्रा की हुंदियां ने। तो साथियों लगा मात्रा की हुंदियां ने मैनू लगता है कि आप सब जेकर रिवीजन कर रहे हो तो ये चीज़ जान ही गए होंगे कि लगा मात्रा की हुंदियां ने। जिवें कि लगा मात्रा स्वरां दे चिन्ह हुंदे ने पंजाबी विच भावें 3 ही अखर जिहड़े उस स्वर ने जिवें ऊ ऐ ई परंतु इन्हां दी वरतों विच इन्हां दी गिनती है जिहड़ी 10 है। जिवें कि मुक्ता कन्ना सिहारी बिहारी एंकड़ दुलैंकड़ लावां दुलावां होड़ा कनोड़ा। तो ये 10 हो गए जिन्हां नूं आपां लगा मात्रा कहने हाँ। पर स्वर अपने कोल किन्ने स्वर वाहक ने जिहड़े 3 ने ऊ ऐ ते ई। इस तरीके नाल आपां इसनूं वंड के समझ सकते हाँ। फिर अपने को 192 नंबर प्रश्न आ जाता मुक्ता की है। मुक्ता एक हर्ष स्वर है जिसका कोई चिन्ह नहीं है। इसकी आवाज़ ऐ दे बराबर होंदी है। यानी जदों कोई भी वर्ण बिना मात्रा तो लिखा जाता है चाहे वो इसका चिन्ह तो ये लिखते हैं आप ऐ लिखते हैं इसके चिन्ह के तौर पर पर ये अंदर आ भी मुक्ता है कै खै जिन्नी भी वर्णमाला है वो सारी मुक्ता रूप के अंदर है जो उन्होंने कोई मात्रा ना लाई जाए कोई चिन्ह ना लाया जाए। फिर इस तो बाद अपने को 193 नंबर प्रश्न आ जाता साथियों जो आप देखना है बिंदी अते टिप्पी की वरतों कदों ते किन्ना किन्ना लगा नाल हुंदी है। बहुत ही वधिया प्रश्न है खास तौर पर उन्होंने सब के लिए जिन्होंने इसके अंदर अंतर भेद नहीं है। साथियों इत्थे मैं दसना चाहांगा कि बिंदी ते टिप्पी ये दोनों ही ने जिहड़े ये नासकी ने यानी अनुनासकी है तो इन्हां दोनों का काम भी इक्को ही है। पर इन्हों लिखण समय थोड़ा जिहा नियम बनता है 10 लगां विचों जदों किसी का उचारण नक विचों हुंदा है तो उस नाल बिंदी या फिर टिप्पी लगती है। हुण इत्थे नोट करने वाली ये गल है कि 4 लगां दे नाल तां लगदी है साथियों टिप्पी ते 6 लगां दे नाल लगदी है बिंदी। 4 जिन्हां नाल टिप्पी लगदी है जिवें कि मुक्ता सिहारी एंकड़ ते दुलैंकड़ ये 4 नाल लगदी है टिप्पी। बाकी बचियां जिहड़ियां 6 लगां उन्हां नाल बिंदी लगदी है जिवें कि कन्ना बिहारी लावां दुलावां होड़ा कनोड़ा। पर इत्थे एक गल नोट करने वाली ये आ जाती है कि जदों ऊड़ा लिखा जाता ऊड़े दे नाल हमेशा ही बिंदी लगती है कदे भी टिप्पी नहीं लगती। एक गल होर नोट करने वाली हुंदी है जदों कोई अंग्रेजी शब्द आपां पंजाबी दे अंदर लिख रहे हुंदे आ तो दुलावां दे नाल भी अद्धक कई वारी पा दिता जाता है। इदां दीयां गल्लां ये नोटिस करने वालियां हुंदियां ने ओह नियमां तो बाहर दी गल आ जाती है। तो इस तरीके नाल आपां ये नोट करना हुंदा हैगा। यानी 10 लगां दे अंदरों 4 दे नाल टिप्पी ते 6 दे नाल बिंदी लगती है। फिर इस तो बाद अपने को 194 नंबर विच मैं अद्धक की गल दस गया हाँ अद्धक नूं अलग तो मैं दसांगा। हुण अद्धक वाला प्रश्न ही देखना है जिवें कि अद्धक वाला अपने कोल प्रश्न अद्धक की वरतों कितों की जाती। उपर एक गल मैं अद्धक की दस के गया सी कि अंग्रेजी शब्द नूं लिखण समय दुलावां नाल अद्धक लगाया जाता है। तो पंजाबी विच अखर की दोहरी आवाज़ नूं प्रगट करने लई संस्कृत वांग अद्धे अखर नहीं पाए जाते सगों इस अखर की आवाज़ दोहरी करनी होवे तां उस तो पहले अखर उपर अद्धक ला के काम सार लिया जाता जिवें सच। हुण इत्थे ये गल हुई कि आपां संस्कृत के अंदर जिवें अद्धे अखर लिखते हाँ तो पंजाबी के अंदर अद्धा ना लिख के उस तो पहले वाले अखर के उपर आपां ये चिन्ह लगा दिंदे हाँ तो उहदी आवाज़ है जिहड़ी दबाव दे के बोलते हाँ वो आटोमैटिकली आपां नूं अद्धे अखर का काम कर जाती है। इत्थे सच का मतलब हो गया सै अद्धा चै फिर चै सच इस तरीके नाल हो गया। तो आपां ये कह सकते हैं कि जो कोई दूरी आवाज़ कढ़नी होवे या फिर दबाव दे के बोलना होवे तो उदों आपां अद्धक की वरतों करते हैं। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 195 नंबर प्रश्न आ जाता है जो आप देखना है। अपने को 195 नंबर प्रश्न है अद्धक की वरतों किहड़ी किहड़ी लग नाल हुंदी है। पंजाबी विच अद्धक की वरतों मुक्ता सिहारी ते औंकड़ लग नाल हुंदी है परंतु अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखण लई इस दुलावां दे नाल भी वरतों कर लई जाती है। ये गल आपां उपर करी सी
कि मुक्ता, सिहारी, एंकड़, ये 3 लगां दे नाल हमेशा ही अद्धक लगदा है। पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अंग्रेजी का कोई शब्द लिखना होवे तो कई शब्दों के नाल जिवें पैन, तो दुलावां के उपर भी अद्धक लग जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न नंबर 196 आ जाता है साथियों, जो आप देखना है 100 दोहरा स्वर किसनों कहते हैं। दो स्वरां का वो संयोग जो एक उचार खंड के केंद्र बिंदु वजों विचरदा होवे उसनूं आपां दोहरा स्वर कहने हैं। पंजाबी विच सिर्फ 3 दोहरे स्वर हैं, यानी दोहरे स्वर इत्थे पूछा गया है, दोहरे स्वर की गल आई है। फिर 197 नंबर विकारी विशेषण किसनूं कहते हैं। विकारी के बारे आपां विकारी है विकारी उपर देख के आए हैं प्रश्न। जो विशेष शब्द नाम के लिंग वचन और कारक अनुसार रूपांतर होंदे ने उन्होंने विकारी विशेषण आखते हैं। यानी विशेषण के ऐसे शब्द जो नाम दे लिंग वचन ते कारक के अनुसार उन्होंने अंदर कोई विकार आता है, रूपांतरण होंदा है, बदलाव आता है, उन्होंने आपां विकारी विशेषण कह दिंदे हैं। फिर इस तो बाद साथियों अपने को 198 नंबर प्रश्न आ गया। हुण आपां जो प्रश्न देखना है 198 नंबर प्रश्न है अपने को, अंतला शब्द का उल्ट भावी शब्द की है। अंतला का उल्ट भावी यानी विरोधी शब्द, तो अंतला यानी आरंभक। फिर 199 नंबर घर का दीवा मुहावरे का की अर्थ है। यदा मतलब होता है घर की रौनक। फिर 200 नंबर आ गया, पंजाबी भाषा में सब तो पहला आउंदा है करता। ये ऊपर भी देखा सन साथियों। अज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश की कि पंजाबी व्याकरण के ਵੱਖ-ਵੱਖ टॉपिकों तो परसन शामिल करके उन्होंने रिवीजन करवाया जाए। जेकर तुसी पंजाबी के ऐसे किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो जिहदे अंदर व्याकरण पूछनी है तो रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखना। जेकर किसी टॉपिक के बारे तुसी सीखना होवे तो वो कंप्लीट वीडियो तुहानू ਵੱਖ-ਵੱਖ टॉपिक तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। पर जेकर कोई तुसी एग्जाम देन जाना है तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि ये आपनू पूरी व्याकरण का रिवीजन कराने के अंदर बड़ा ही मददगार सिद्ध होएगा। मैनू आस है कि आपको एग्जाम के लिए अपडेट कर देगा, आपनू बड़ा ही फ़ायदा देने वाला है। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना ताकि आपके एग्जाम के अंदर बैठने तो पहले एक भरपूर रिवीजन हो सके। फिर भी वीडियो के अंदर साथियों बहुत सारिया उणताइयां रह गई होण तो खिमा दा याचा कमेंट के अंदर वो जरूर दसना। मैं कोशिश कराँगा कि नैक्सट के अंदर उसनूं सुधार किया जाए तो होर चंगेरा बनाया जाए। वीडियो किस प्रकार का लग्या एक कमेंट करके जरूर दस देना साथियों। साथियों कोल होर फ्रेंड्स कोल शेयर करना ना भुलना, क्योंकि होर बहुत सारे साथियों को इस वीडियो दे राही आपां लाहा देना है, मदद देनी है कि वो भी पूरी व्याकरण का एक बैठक के अंदर इको बार के अंदर ही अध्ययन करके 1-1.25 घंटे के अंदर लगभग यह वीडियो देख के अपने आप को अपडेट कर लैन, अपने आप को ताज़ा कर लैन। उन्होंने एक पॉइंट दिमाग के अंदर आएगा कि तेरा किहड़े वाला पॉइंट वधिया मजबूत है तो किहड़े वाले के अंदर तू कमज़ोर है। जिमें कि नाम पढ़ना, विशेषण, क्रिया, धुनी बोध, वाकबोध, वाक वंड आ जाती है, उसके अंदर विश्राम चिन्ह, शब्द अर्थां के अंदर अर्थबोध के अंदर आ जाता है। किहड़े वाला टॉपिक तुहाडा परफेक्ट है एकदम तो किस के अंदर तुसी कमज़ोर हो तो उसनूं दोबारा तो रिवीजन करना, तो नहीं तो फिर इसनूं तुसी रिवीजन जरूर करते रहना, चाहे वो वीडियो की मदद के नाल होवे या फिर बुक की मदद के नाल होवे। मैनू आस है कि आपको बड़ा ही फ़ायदा देगा, इसलिए इसमें शेयर करना ना भुलना। मिलते हैं एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथी।